चलिए तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं सीटेट के लिए जो ईवीएस पढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कुछ लाभदायक जो कीट होते हैं उनके बारे में। तो एक कीट के बारे में जो है एनसीईआरटी क्लास 4 में दिया गया है मधुमक्खी, और इससे जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में जितनी जानकारी एनसीईआरटी में दी है वो सभी जानकारी कर लेते हैं जिससे सीटेट परीक्षा के कोई क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए कि जो मधुमक्खी का छत्ता तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है या जो मधुमक्खी है वो मधु और मक्खी ऐसी मक्खी है जो हमारे लिए मधु तैयार करती है, पुष्पों का परागण होता है। तो अब जरा देखिएगा कि जो मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको हम कहते हैं एपिस इंडिका। जंतु वैज्ञानिक नाम मधुमक्खी का एपिस इंडिका है। अब जो छत्ता होता है उस छत्ते में 3 कैटेगरी की मक्खियाँ पाई जाती हैं। एक मक्खी उसमें होती है जो सबसे मेन होती है या कह लीजिए सबसे वरिष्ठ होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे सुंदर कह लीजिए होती है, उसी को हम कहते हैं रानी मक्खी। एक ही मक्खी रानी मक्खी होती है। अब फिर नर मक्खी होते हैं इसमें और श्रमिक मक्खियाँ होती हैं बहुत सारी। तो 3 प्रकार की मक्खियाँ एक प्रकार के छत्ते में पाई जाती हैं। जो भी छत्ता होता है मधुमक्खी का उसमें 3 प्रकार की ये मक्खियाँ पाई जाती हैं, रानी मक्खी, नर मक्खी और श्रमिक मक्खी। अब जरा देखते हैं एक एक के बारे में कि जो रानी मक्खी है उसको हम लोग इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं। अब ये जो क्वीन है ये सबसे बड़ी होती है, ये बड़ी होती हैं और कुल मिला के या जानिए कि उस पूरे छत्ते में सबसे सुंदर कह लीजिए होती हैं। अब इनमें जो है खास बात क्या है कि मोम व लार ग्रंथियां इनमें नहीं पाई जाती, क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो नहीं पाई जाती मोम या लार ग्रंथियां, इसका तात्पर्य ये है कि ये जा करके फूलों से रस नहीं चूस सकती, मधु नहीं बना सकती, इसका तात्पर्य ये हुआ। और इनके जो डंक होते हैं इस रानी मक्खी के पास वो बहुत विकसित नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे को काट नहीं सकती हैं। हाँ, कुछ इसके डंक होते हैं इतना कि ये अपना डिफेंस कर सकती हैं। तो डिफेंस के लिए इनके डंक जो हैं अल्प विकसित होते हैं, जो सिर्फ डिफेंस के लिए काम में आते हैं, आत्मरक्षा के लिए इसको प्रयोग करती हैं। एक डाटा यहाँ पर और कि लगभग एक रानी मक्खी जो होती है अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। एक रानी मक्खी अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। तो ये बिल्कुल बात आपको समझ में आ जाएगी। रानी मक्खी सबसे बड़ी होगी, मोम व लार ग्रंथियाँ इसमें अनुपस्थित होती है, जो डंक होता है वो अल्प विकसित होता है, जो केवल डिफेंस के काम में आता है, और 15 लाख अंडे लगभग ये अपने जीवन काल में देती हैं। अब देखिएगा जरा नर मक्खी के बारे में। तो नर मक्खी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रोन्स बोलते हैं। नर मक्खी, नर मक्खी में क्या होता है, ये थोड़ा छोटे होते हैं, यानी रानी मक्खी से थोड़ा छोटे होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, और इनमें जो है लार, मोम ग्रंथियां और डंक तीनों पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। यानी ना तो ये पुष्पों से उनके फूल ला पाएंगे और ना ही ये किसी को काट पाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि इनका कोई कार्य नहीं होता। लगभग ये अपने छत्ते के लिए कोई कार्य नहीं करते सिवाय एक काम का, रानी का निषेचन करना। तो इनका जो एक काम होता है रानी का निषेचन करना, और रानी का जब ये मैथुन करते हैं रानी के साथ उसी के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात महत्वपूर्ण है, ये विशेष काम कोई छत्ते के लिए नहीं करते हैं। अब जो मेन काम करने वाली मक्खियाँ हैं वो श्रमिक मक्खियाँ हैं, इनको हम वर्कर बोलते हैं, वर्कर। अब देखिए इनका काम क्या होता है। इनका पहला काम होता है शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना। लार ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां भी होती हैं और डंक भी इनके विकसित होते हैं, इसलिए दूसरों को काट भी सकती हैं। अब शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, ये छत्ता बनाने का काम भी यही करती हैं, और जो रानी मक्खी के अंडे होते हैं, जो बच्चे बनते हैं, उनका पालन पोषण भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, यानी एक प्रकार से आया का भी काम करती हैं। यहाँ तक कि एक काम ये और भी करती हैं कि जो आगे फ्यूचर की रानी मक्खी है उस मक्खी के लिए एक प्रकार से जल, शाही जल जिसको कहते हैं, वो स्रावित करती हैं, रानी मक्खी को डेवलप करने के लिए वो पिलाती भी हैं।
तो इनका 3 काम, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, छत्ता बनाना और बच्चों को पालना, ये तीनों काम यानी जान लीजिए कि सारे कार्य लगभग शहद बनाने तक के या उनके जो मक्खियां हैं, अंडे जो दिए गए हैं, बच्चे जो बने हैं मक्खियों के, उनका जो है पालन पोषण करना और फूलों का रस लाना चूसना, ये सारे काम क्या है, सारे काम श्रमिक मक्खियों के होते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, आपको याद रखेंगे, मधुमक्खी का नाच। ये जो है आपको बताया भी गया है क्लास एनसीईआरटी में कि जब कोई एक श्रमिक मक्खी कहीं जाती है और उसको लगता है कि यहाँ फूल है, उसको रस मिल जाता है, तो वह एक प्रकार का नाच करती है। उस नाच को ही हम मधुमक्खी नाच कहते हैं। वह नाच इसलिए होता है जिससे अन्य मक्खियों को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कहीं फूल है और वहाँ फूल में रस है, सब लोग वहाँ फिर पहुँच जाती हैं। तो इस मधुमक्खी नाच पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस। इन्होंने जो है कार्ल वान फ्रिस ने 1946 से लेकर के 1969 तक इस पर शोध किया और इसके लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो मधुमक्खी नाच जो होता है ये श्रमिक मक्खियों का कार्य है। जब भी इन्हें एक मक्खी को, किसी को भी कोई पुष्प फूल का रस मिल जाता है तो एक प्रकार का नाच करते हैं कि अन्य मक्खियाँ भी जान जाएं कि फूल का रस यहाँ पर है। अब यहाँ एक चीज़ का जिक्र और एनसीईआरटी में किया गया है कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है। तो मधुमक्खी पालन का सही समय इसमें बताया गया है, देखिए बिहार के रेफरेंस में बताया गया है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है वो मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय है। उसका कारण क्या है कि यही वो समय होता है जब रानी मक्खी अंडे देती है। तो अंडे देने का समय ये परफेक्ट टाइम होता है, इसीलिए जो है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो बताया जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर का बताया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप इसको याद रखेंगे। एक बात और कि मधुमक्खियों को बहुत प्रिय होता है लीची का फूल। किसका फूल? लीची का फूल बहुत प्रिय होता है और अगर लीची का फूल उनको मिल जाता है तो जो है बहुत अच्छी कोटि का शहद भी ये बनाती हैं। तो इस तरह से आप जानिएगा ये सबसे प्रिय होते हैं। अब एक सवाल आता है कि ये जो फूल है, लीची का फूल, ये किस माह में खिलता है? तो सर्वाधिक फूल जो खिलते हैं वो फरवरी माह में खिलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब नीचे देखिए जरा, मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं कि मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। किस कल्चर के नाम से? एपी कल्चर के नाम से। इंग्लिश में अगर इसको हम लिखें तो APICULTURE, एपी कल्चर के नाम से हम इसे जानते हैं, मधुमक्खी पालन को। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं ग्रुप में रहती हैं, तो ऐसे कई कीट हैं जो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अकेले नहीं रहते। तो उसमें दीमक भी होते हैं, चींटियाँ भी ग्रुप बनाकर रहती हैं, और एक कीट है ततैया, ततैया या इनको बर्र भी कहते हैं। तो दीमक, चींटी, ततैया, ये सारे भी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। और ऐसी कॉलोनी होती है जो वेल डिसिप्लिन्ड होती है, वेल डिसिप्लिन्ड होती है, यानी अलग अलग कैटेगरी होती है इन कीटों की, और इन कीटों की अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग कार्य इनके बटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये मधुमक्खी पालन के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें आकर के सामने आई वो कि मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, और इन्हें लीची का फूल बहुत पसंद होता है जो फरवरी माह में खिलता है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। एक रानी मक्खी जो सबसे बड़ी होती है, फिर नर मक्खी, नर मक्खी का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ रानी मक्खी का निषेचन करना होता है, और जब ये रानी मक्खी के साथ मैथुन कर चुका होता है तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अतिरिक्त श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो पूरा काम करती हैं, छत्ता भी बनाती हैं, फूलों का रस भी लाती हैं, और शहद का निर्माण भी करती हैं, और बच्चों का पालन पोषण भी करती हैं। यानी सारी जिम्मेदारी श्रमिक मक्खियों की ही होती है। अब
एक चीज़ यहाँ और, मधुमक्खी का नाच जो आया है तो प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस 1946 से 1969 तक इन्होंने इस पर रिसर्च किया था, अध्ययन किया था, ऑब्जर्व किया था और इनको जो है मधुमक्खी का नाच इन्होंने पूरी व्याख्या की थी, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये मधुमक्खी के बारे में जानकारी थी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। एक दो बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।